हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलम्स लॉ। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कूलम्स लॉ। इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि कूलम्स लॉ ये बताता है कि दो पॉइंट चार्जेज अगर एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर अलग हो तो उनके बीच या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या रिपल्सन का फोर्स लगेगा। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस फोर्स का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी से रिलेटेड फॉर्मूला कूलम्स ने दिया था। तो चलते हैं फॉर्मूला पर। सपोज दो पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R, इनके बीच फोर्स लग रहा है F। ठीक है, तो कूलम ने वेरी सिंपली इसको डिफाइन किया कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अगर बोथ चार्ज, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, सिमिलर है, पॉजिटिव है या निगेटिव है दोनों, तो इनके बीच रिपल्सन होगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक प्लस है दूसरा माइनस है तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 is directly proportional to the product of both charges, F directly proportional Q1 into Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब F directly proportional Q1 into Q2 and inversely proportional R square। ओके, तो ये लॉ है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मीन्स attraction और repulsion between two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, ये हो गया कूलम्स लॉ। वेरी सिंपली टू पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2 at distance R। ठीक है, Q1 Q2 लेट मान ही लो, लेट टू पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस R। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इनके बीच जो इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगेगा F, क्या होगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। मतलब ये कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, K क्या है, तो K है K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, तो F इक्वल टू क्या हो गया, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये इसका मतलब बेसिक फॉर्म हुआ कूलम्स लॉ का, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम यहाँ चार्ज को मॉड में क्यों रखते हैं।
देखिए चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है वो चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज का ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन है ये इसके पोलैरिटी को दिखाता है। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन को पहले दूर कर लेना चाहिए कि क्या है ये, क्यों दिया गया, मॉड में क्यों रखते हैं चार्ज को। तो चार्ज को मॉड में रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि चार्ज होते दो टाइप के हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। बट ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव है इनका मैथमेटिकल मीनिंग नहीं होता। मतलब ये कि मैथमेटिकली हम इसको यूज नहीं करते हैं, ये केवल चार्ज के पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चार्ज के पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्लस है दैट मीन्स प्रोटॉन और माइनस है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक, तो बट कैलकुलेशन के लिए जब हम यहाँ एक प्लस एक माइनस रखेंगे तो एफ का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन को शो करता है। बट हकीकत ये है कि आप इस बात को समझिए कि कूलम्ब्स लॉ में जब फोर्स को कैलकुलेट हम करते हैं तो उसके लिए इस साइन का केवल इंपॉर्टेंस ये है, पॉजिटिव और निगेटिव का इंपॉर्टेंस केवल ये है कि ये बताता है कि Q1 या Q2 की पोलैरिटी क्या है, कौन प्लस है और कौन माइनस है। अगर ये इसलिए है क्योंकि हम ये समझ पाए कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, इसको बताने के लिए ही केवल इसका यूज होता है। मैथमेटिकली इसका कोई यूज नहीं होता है। बट यहाँ अगर मॉड ना रहे तो कैलकुलेशन में ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ क्या किया गया, चार्ज को मॉड में रखते हैं। तो चार्ज को मॉड में रखने का कारण ये है, आपको ये समझना है न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे तो हमको केवल ये समझना है कि पॉजिटिव और निगेटिव साइन का जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो पॉजिटिव को चार्ज को भी पॉजिटिव तो मानेंगे ही, निगेटिव चार्ज को भी पॉजिटिव ही मानेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि क्वेश्चन में अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव निगेटिव का इंपॉर्टेंस क्या है। इस पॉजिटिव निगेटिव का इंपॉर्टेंस है टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का, उस अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स के डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम प्लस और माइनस साइन का यूज वहां करेंगे। बट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ कूलम्ब्स लॉ में मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस प्लस और माइनस का यूज मैथमेटिकली नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर है। तो अब F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इस के का वैल्यू दो क्वांटिटी पर निर्भर, मतलब दो फैक्टर्स हैं जिस पर के का वैल्यू डिपेंड करता है। क्या क्या है वो फैक्टर, तो के डिपेंड्स ऑन पहला नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेज। नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जेज के बीच नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यूनिट सिस्टम, दूसरा फैक्टर क्या है, यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब मीडियम अगर एयर या वैक्यूम है, ये भी समझिए, फॉर एयर और वैक्यूम मतलब क्या कि इस दोनों चार्ज के बीच का मीडियम या तो एयर हो या वैक्यूम हो, तब क्या होगा, के का वैल्यू चेंज होगा। बिकॉज के डिपेंड करता है किस चीज पर, दो फैक्टर पर, क्या क्या, नेचर ऑफ द मीडियम एंड दूसरा है यूनिट सिस्टम। ठीक है, यूनिट सिस्टम एंड नेचर ऑफ द मीडियम। तो पहला हमने ले लिया फैक्टर क्या, मीडियम, एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के लिए
और इन सीजीएस, मतलब मीडियम क्या लिया, एयर वैक्यूम, और यूनिट क्या लिया, सीजीएस। सीजीएस के लिए के का वैल्यू होता है 1, सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू 1। सो कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, सीजीएस में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक। बट हम लोग यूज करते हैं एसआई सिस्टम को। अब आते हैं फॉर द सेम मीडियम, मीडियम वही है एयर या वैक्यूम, बट इन एसआई के इक्वल टू हो जाता है 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ nm² C इनवर्स 2, ठीक। फिर से रिपीट करते हैं कि मीडियम क्या है, एयर वैक्यूम, सीजीएस में के का वैल्यू क्या था 1, तो कूलम्स लॉ क्या हो गया, F = Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ओनली। बट इन एसआई मीडियम सेम है, मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम, बट यूनिट सिस्टम चेंज हो गया। एसआई सिस्टम में इसी के का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ nm² C इनवर्स 2, ओके। तो अब इस सिस्टम में कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ओके। सीजीएस में हो गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, किसके लिए, तो फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि मीडियम हमेशा एयर या वैक्यूम ही हो, मीडियम तो कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए इस चार्ज को उठाकर पानी में रख दिया गया, तो फोर्स तो वहां भी लगेगा, बट फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब उसके लिए क्या, तो उसके लिए है फॉर एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम के लिए, मतलब अदर देन एयर और वैक्यूम, तो F = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया के, ठीक है। इस के को क्या कहते हैं, तो के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम, वैक्यूम में दो चार्जेज के बीच का फोर्स और किसी मीडियम में सेम चार्ज का सेम डिस्टेंस पर फोर्स का जो रेशियो होता है वो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के = होता है FO/FM, ठीक है। FO मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर और वैक्यूम, FM मतलब फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज एट सेम डिस्टेंस इन अनदर मीडियम। जैसे कि एक मीडियम तो हो गया एयर या वैक्यूम, दूसरा मीडियम मान लीजिए हम ग्लास ले लेते हैं कि दोनों चार्ज को, सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पर उठाकर हमने ग्लास मीडियम में रख दिया या वाटर में रख दिया, तो उसके लिए जो फोर्स होगा वो होगा FM। एयर और वैक्यूम के लिए फोर्स क्या हो गया, FO। इस दोनों का रेशियो क्या होता है, इस दोनों का रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको और एक्सप्लेन हम अगर कर सकते हैं तो ये होता है ε/ε0 = K, ε/ε0। अब फिर आया व्हाट इज ε0, ε0 होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है ε0, ठीक है। उसी तरह एप्सिलॉन क्या होगा, तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
ऑफ मीडियम, ठीक है। तो K इस दोनों का रेशियो होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां क्या हो गया कि K आ गया, F इक्वल टू, इसको हम FM लिख सकते हैं। FM समझने में आसानी होगी कि FM लग गया, तो इसका मतलब हमको ये समझना है कि यहाँ जो दो चार्ज के बीच का मीडियम है वो एयर और वैक्यूम नहीं है, उसके अलावा कोई तीसरा मीडियम है। ओके, FM इक्वल टू 1/4 इंटू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। फिर K को हमने समझा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम, एयर वैक्यूम, बाय फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज एट सेम डिस्टेंस इन अनदर मीडियम। K इक्वल टू FO बाई FM इक्वल टू इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। ओके, इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इप्सिलॉन क्या होता है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये जो हम करते हैं, तो अब FM, अब जरा K का कुछ वैल्यू समझते हैं। फॉर वैक्यूम K इक्वल टू होता है 1, वैक्यूम के लिए K इक्वल टू 1, एयर, फॉर एयर K इक्वल टू 1.003, ठीक, लगभग सेम है, इसीलिए एयर वैक्यूम को हम एक साथ लेते हैं। फॉर वाटर K होता है 81, फॉर मेटल K इक्वल टू होता है इंफिनिटी, ठीक है। मतलब ये है कि अब FM इक्वल टू हो गया FO बाय K। कैसे हो गया, इसको जरा समझते हैं। FM 1/4 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब इसको छोड़ दें तो पूरा क्या होता है, FO बाय K, यानी FM बराबर क्या हो गया, FO बाय K, ठीक है, FO बाय K। मतलब ये कि दो चार्जेज के बीच मैक्सिमम फोर्स कहाँ लग सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पर आप फोकस कीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि दो चार्ज के बीच फोर्स मैक्सिमम कहाँ लग सकता है, तो जवाब क्या देंगे, वैक्यूम में, ठीक। मैक्सिमम फोर्स, ये VBI पॉइंट है, मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेज कहाँ, तो इन वैक्यूम, और एयर भी बोल सकते हैं, इन वैक्यूम और एयर, क्योंकि एयर और वैक्यूम लगभग सेम होते हैं, ये बहुत छोटा डिफरेंस है, ठीक। मीडियम, इस एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम होगा, उसमें फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो गया, तो एयर या वैक्यूम में। इसके अलावा कोई भी तीसरा मीडियम हम लेंगे, एयर वैक्यूम को छोड़कर कोई भी तीसरा मीडियम हम अगर लेते हैं, तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि K यहाँ क्या है, इन्वर्स में है, दैट इज, यहाँ हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, FM इन्वर्स K, कि मीडियम में F का वैल्यू इन्वर्स होता है किसके, K का। अब K जितना बड़ा होगा, K जितना बड़ा होगा, K जितना बड़ा होगा, FM का वैल्यू उतना छोटा होगा, K जितना छोटा होगा, FM का वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, ओके। तो K बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ देखिए वाटर के लिए 81 है, ग्लास के लिए 6 और 7 होता है, 6 से 7 तक एक रेंज में होता है। तो अब एयर के लिए, सॉरी वैक्यूम के लिए 1 और वाटर के लिए 81, तो एयर और वैक्यूम के लिए तो यहाँ 1 रखेंगे, तो FM इक्वल टू FO हो गया, सेम जो एयर में वही मीडियम में। लेकिन अगर वाटर में रखते हैं तो K की जगह पर क्या आ जाएगा, 81, ठीक। तो 81 गुना छोटा हो जाएगा, FM FO से कितना गुना छोटा हो जाएगा, 81 टाइम्स वैल्यू फोर्स का घट जाएगा, ओके। इसके बाद इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये है
कि ये किसी मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे ये तय होता है कि उस मीडियम से कितना फोर्स गुजर सकता है. दैट एबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. ओके, अब यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. यहाँ 1/4 क्या है? कांस्टेंट. तो क्या बचा? F इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. 1 न्यूटन C बाय आर स्क्वायर. C स्क्वायर n इनवर्स m इनवर्स 2. ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट डायमेंशन. एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. 1/mlt इनवर्स 2 AT स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. क्या हो जाएगा? m इनवर्स l इनवर्स 3 T4 A स्क्वायर. ठीक है, वैल्यू यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया. नाउ वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 1/4 एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. इसको कैलकुलेट कीजिएगा, वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 C स्क्वायर n इनवर्स m इनवर्स 2. ओके, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, डायमेंशन और वैल्यू. ठीक है, तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ. ओके, अब इसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेंगे. ठीक है, तो ये अब हम अगले क्लास में ये करेंगे. ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा. ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय. ओके, थैंक यू.